जब भी कभी बिज़नेस की बात आती है, जब भी कभी इंडस्ट्रीज़ की बात आती है, कोई इन्वेस्टर सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, अगर हम कराची की बात करें तो काटी का नाम सबसे सर-ए-फ़हरिस्त होता है। ये वो एरिया है जो 10,000 एकड़ से ऊपर जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तकरीबन 15 लाख से ऊपर वर्कर्स हैं जो यहाँ पे इस इलाके में आते हैं और काम करते हैं। और साथ-साथ इसके साथ जो बिज़नेसेस हैं, 5,000 से ज़ायद ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कंपनीज़ हैं जो बिज़नेसेस अपना लेकर चल रही हैं। इस कठिन माहौल पे, इस पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नए तौर तरीके चल रहे हैं? क्या नई चीज़ें आ रही हैं? कौन-सी नई डेवलपमेंट्स हो रही है? तो इन सब सवालों के जवाबात के लिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ख़ास प्रेसिडेंट से काटी के और इकराम राजपूत साहब से, और हम इनसे जानेंगे समझेंगे कि ये कैसे किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है और चल रही है और अब फर्दर नेक्स्ट ईयर में क्या है। बहुत शुक्रिया इकराम साहब कामयाबी का सफ़र ज्वाइन करने का। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और साथ साथ आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं एफपीसीसीआई के फॉर्मर। आपने बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है माशाल्लाह से। सर, जब आज आप प्रेसिडेंट के तौर पे, काटी के तौर पे एक नया चार्ज लिया और आपने उसको उस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को लेके चल रहे, सर सोचा था कि जब जर्नी शुरू हो रही थी इनिशियल ईयर्स के अंदर कि हम इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया साइट के ऊपर और वहाँ पर एक अपनी खिदमत दे रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे और पाकिस्तान के इम्पैक्ट के लिए ऐसे काम कर रहे होंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और ये हमें अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, मैंने अपना एजुकेशन जो है वो हैदराबाद से शुरू की और बेसिकली हैदराबाद मेरा शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली, सेकेंडरी ली और कॉलेज लाइफ सारी, यूनिवर्सिटी लाइफ सब मेरी हैदराबाद से। तो सोचा तो ये था, मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। और मेरी परसेंटेज उस वक्त थी 65.9 और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का लास्ट लड़का गया था 66 परसेंटेज पे, 0.1 से मैं रह गया था। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया, लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, और फिर जो है अपने बिज़नेस, हम बेसिकली वाली साहब का शुरू से बिज़नेस था हमारा हैदराबाद में। बिज़नेस जो है वो 1954 से है। माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद जो है फादर के साथ बिज़नेस में आ गए और बिज़नेस में चलते रहे। उसके बाद जो है मैं चैम्बर की पॉलिटिक्स में आ गया हैदराबाद से। 2001 से मैंने इस पॉलिटिक्स में एंटर किया अपने आप को। और फर्स्ट टाइम मैं वहाँ ईसी मेंबर बना, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद प्रेसिडेंट बना। उसके बाद जो है 2015 में मैं वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई और सिंध रीजन का हेड भी मुझे बनाया। फर्स्ट टाइम एफपीसीसीआई में सिंध रीजन का हेड मेरे टाइम में शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं काटी की तरफ आ गया। यहाँ कोरंगी में भी हमारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और हैदराबाद में भी है। तो यहाँ कोरंगी एरिया में हम तकरीबन 2016 में आ गए थे। और 17 में जो है मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना काटी का। तो हमारे मरहूम लीडर एसएम मुनीर साहब मेरे मेंटोर और मेरे लीडर हैं। ये वो ही मुझे हैदराबाद से लेके फेडरेशन में आए, फेडरेशन से काटी में लेके आए और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। बहरहाल वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस साल मुझे इन्होंने फेडरेशन काटी का प्रेसिडेंट बनाया। उसके लिए मैं एसएम तनवीर साहब का और ज़ुबैर छाया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी इन लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया है मैं उस पर पूरा उतरूँ। ज़बरदस्त। अब अमूमन डिसीजंस लेते हुए, और डिसीजन कोई भी आप ले रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम मांगती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं एनर्जी भी मांगती हैं साथ साथ। कितना डिसीजन लेते वक्त कैसा था कि अब काटी की अगर हम प्रेसिडेंटशिप पे जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे अपना रोल अदा करते हैं, क्या सोचा था, कैसे किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे इसको,
तो आपके पास कुछ अपना मुनीर साहब की तरफ से कुछ दिया हुआ गिफ्ट था, या फिर आपने सोचा कि बस अब एक नई जिम्मेदारी के साथ ना उसको आगे बढ़ना चाहिए लेकर? देखें, काटी जो है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, काटी वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जैसा आपने भी बताया कि मोर देन 10,000 एकड़ पे ये फैली हुई है और मोर देन 5,000 यहाँ इंडस्ट्रीज़ है और 2 मिलियन लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते जाते हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कोई नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो राउंड अबाउट 32 बिलियन है। उसमें से 4 बिलियन जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन की है। अब आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। यानी सियालकोट की जो है तकरीबन 2.5 बिलियन के करीब है, जिस सियालकोट का कहते हैं कि जी वो एक्सपोर्ट सिटी है, तो उससे तो हमारा काटी माशाल्लाह आगे। तो ये है कि बहरहाल ज़ाहिर है कि काटी का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट की जो है वो एक तो जो है ना पॉलिसी के अंदर जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है ना। पॉलिसी बनाते हैं साल 2 साल के लिए, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, वो पॉलिसी ब्रेक हो जाती है। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए वो पॉलिसी चलती रहे। देखें, अभी इन्होंने गैस पे लेवी लगा दी, ठीक है ना, उससे तकरीबन 12-14% के करीब इफेक्ट आ रहा है। अब एक एक्सपोर्टर, उसने ऑर्डर लिया हुआ है बाहर से, सौदा किया हुआ है, और उसको पता नहीं होता कि कल क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, वो वहाँ रेट तो रिवाइज नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो बेचारे प्रॉब्लम में जाते हैं। उनके ऑर्डर जो है बाज़ जगह बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस आ जाते हैं, तो वो कैंसिलेशन की तरफ भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मुल्क का नुकसान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी लेके आए और हमारी फेडरेशन के साथ, हमारे चैम्बर्स के साथ, हमारे टाउन एसोसिएशनों के साथ बैठे और सब तमाम चीज़ों का जो है ना वो हल मौजूद है और हमारे लीडरान देते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को वो अपने चक्कर में घुमाती है और उसकी वजह से वो सारे मामला पेंडिंग में चले जाते हैं और फिर वो डिले से डिले होते चले जाते हैं। तो ये हकीकत है। तो आपने जैसे ही चार्ज संभाला, आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री के चैलेंजेस को कैटर करने के लिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी और अपना रोल अदा करूँगा। जब आप ये देखते गवर्नमेंट के अंदाज़ को काम करते हुए और फिर यहाँ पे हालात को देखते हुए, क्या समझते हैं कि अगला 1 साल का लाहे अमल ख़ास तौर पे क्या हो सकता है 2026 के अंदर मेनली, कि जब न्यू ईयर आने वाला है, इस साल की क्लोजिंग लोगों की चल रही है कंपनीज़ की, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं कि जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले इनिशियली चाहेंगे कि इसको ओवरकम कर सकें? जी, चैलेंजेस देखें, बिज़नेस का सबसे पहले जो होता है ना मसला, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो लॉ एंड ऑर्डर तो खैर ऑलमोस्ट ठीक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। छोटी छोटी स्नैचिंग वगैरह ये चीज़ें हो रही है। जो पुराने टाइप के जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते थे वो इस वक्त नहीं है, ख़ास करके हमारे कोरंगी में। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो काम भी कर रही है, हम उसकी तारीफ़ भी करेंगे। देखें, कोरंगी जो है उसको 2 ब्रिजेस अभी दिए हैं और 50 साल से कोरंगी का ये मसला था कि बारिशों में जो है ना वो फ्लड हो जाता था और आपको बसेस की छतों पे बैठ के जाना पड़ता था, छोटी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, आप शहर से कट जाते थे बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 2, एक जाम सादी गली तो शुरू हो गया है, दूसरा क्रॉसिंग वाला है वो भी कंप्लीशन पे है और मैं समझता हूँ दिसंबर तक वो हो जाएगा। उसके अलावा इन्होंने ये शाहराह भुट्टो जो दी ना, ये गेम चेंजर है, तो काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, का बहुत काम करने की ज़रूरत है। कराची देखें, कराची ऑलरेडी आप 50 साल पहले का कराची देखें, कराची कहाँ था, आज कराची कहाँ है। कराची से जो दुबई उबई जो दूसरी बने हैं वो कहाँ चले गए और हम कहाँ खड़े हुए हैं। लाहौर को देखें, आज से आप 20 साल पहले लाहौर को देखें, 25 साल पहले आपको तांगे और ये नज़र आते थे घोड़े। आज लाहौर को देखें आप वहाँ देखें क्या उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें, रेलवे सिस्टम देखें, दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम वहाँ आ गए। बहरहाल हमारे यहाँ भी हुआ है कुछ बसेस, हम लंदन जाते थे, हम देखते थे कि बसों को देखते थे, तो वो शुक्र है आई है, कराची, हैदराबाद, इधर सिंध में आई है। लेकिन बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है और ये बसेस भी इतनी बसों से काम नहीं चलेगा, ये हज़ारों की तादाद में चाहिए।
जब जाके मसला हल होगा, ताकि ये जो पुरानी बसें चल रही है मिनी, इससे छुटकारा मिले और वो ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मज़े की बातें जानेंगे सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे और आगे जानते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस भी कर रही हैं और किस टाइप का बिज़नेस जो है वो इस वक्त इस इलाके में हो रहा है मेनली। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है इकराम राजपूत साहब, प्रेसिडेंट हैं काठी के। सर, जाने से पहले आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि ना किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम काठी को देखते हैं और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे लेदर का तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो लेदर बनता है तैयार होता है उसका 40% का काम यहाँ पे इस एरिया के अंदर तैयार होता है। इसी के साथ साथ जब हम टेक्सटाइल को देखते हैं, हम ऑयल को देखते हैं और फिर थर्ड और फोर्थ हमारे पास बिस्कुट्स हैं, फार्मा है, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, बाकायदा ये काम कर रही हैं। ये कैसा चैलेंज दिखता है आपको लेदर की डेवलपमेंट प्रोडक्शन यहाँ पे ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह टेक्सटाइल के लिए कि इन एरियाज़ के अंदर जो क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उनमें इन एरियाज़ के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं जो की हैं और जिसको ओवरकम करना प्रायोरिटी पे होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अब देखें, इलेक्ट्रिक का देख लें आप। अभी वो तो एक जनरल इशू है तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए। इलेक्ट्रिक के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे। अब हमारे यहाँ मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट बेस है, उनकी एक्सपोर्ट है ज़्यादा, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट में ज़ाहिर है वो रीजन में कम्पीट नहीं कर पाते। हमारे गैस के रेट हुए, हमारे इलेक्ट्रिक के रेट हुए, पानी देखें, कोरंगी में हम पानी जो है पानी ख़रीद के लेना पड़ता है, हमें लाइनों से पानी नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है कॉस्ट तो आपकी बढ़ रही है ना, हम किस तरह कम्पीट करें। उधर वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इस रीजन में। और हमने बार बार मुतालबा किया कि आप जो है इसको एक तो अपना पॉलिसी रेट जो है वो लेके आएँ, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में लेके आएँ। दूसरा, इलेक्ट्रिक का रेट कम लेके आएँ, कम करें। और गैस के ये जो लेवी शेवी लगाई है ये ख़त्म करें, बल्कि और रेट इसके रिड्यूस करें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट होगी तो हमारा मुल्क आगे जाएगा, ठीक है ना, मईशत तरक्की करेगी। एक्सपोर्ट इस वक्त हमारा सर्वाइवल एक्सपोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। हम तो बार बार, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, सही बात है, लेकिन कोई ना कोई बीच में, कोई ना कोई बैरियर बीच में आ जाता बैरियर है। कोई ना कोई बीच में है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बैरियर मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी इनको घुमाती है, FBR इनको घुमाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको घुमाती है। वो उस चक्कर में फिर IMF का इनको दिखा के और फिर ये चीज़ें करवाती है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और फौरी तौर पे मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि बिज़नेस कम्युनिटी को लेके बैठें और इनको सुने। इनके पास हल भी मौजूद है, आप बैठाएं और रिजॉल्व करें मैटर को, ताकि हम आगे बढ़ें। वरना हम यहीं घूमते रहेंगे, यहीं रहेंगे और उलझे रहेंगे। इंडस्ट्रीज परेशान है और इंडस्ट्रीज जो है ना बंद होने की तरफ जा रही है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। कुछ इंडस्ट्रीज़ जिनमें 3 शिफ्टें लगती थी वो 2 पे आ गए, जिनमें 2 शिफ्टें चलती थी वो सिंगल पे आ गए। तो लोगों को फायर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप खुदारा फौरी तौर पे इस पर एक्शन लें। ये बहुत संगीन मसला है और इस मसले को रिजॉल्व करें। एग्जैक्टली। जब हम ऑयल की साइड पे देखते हैं, पूरी दुनिया में प्राइसेस का भी एक चैलेंज रहता है और फिर उसकी वजह से हमारी भी चीज़ यहाँ पे लोकली चीज़ें मुतासर होती हैं। इस इंडस्ट्री को ग्रोथ में क्या दरकार हैं मसाइल भी, और यहाँ पे क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो इस इंडस्ट्री की है तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में काटी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है? देखिए, मेरा ख़ुद का ताल्लुक भी ऑयल इंडस्ट्री से है, ठीक है ना। हमारी ऑयल फैक्ट्री है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि बेस ऑयल नेशनल रिफाइनरी पाकिस्तान में एक सोर्स है जो हमें बेस ऑयल देती है, जिससे हम ब्लेंडिंग करते हैं और ऑयल तैयार करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल और इंडस्ट्रियल ऑयल सारे। अब देखें, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दुबई जो है, दुबई से एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ से नहीं। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम तो सेल टैक्स का है। अब सेल टैक्स हम दें, सेल टैक्स हमारा वहाँ फंसे जाके, फिर उसको रिफ़ंड कराना, ये करना। दूसरा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है,
अब नेशनल रिफाइनरी एक ही पाकिस्तान में रिफाइनरी है और उसकी अपनी मोनोपोली है। गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे रेट बढ़ा ले, जब चाहे कम कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेटेस्ट रिफाइनरी आनी चाहिए। रिफाइनरी 60 साल पुरानी रिफाइनरी है और इसकी मशीनरियाँ ख़त्म हो गई है, सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और जब इन लोगों ने ये ग्रुप जो बाहर से आया था जिसने नेशनलाइज हुई थी, इनको दी थी, उस वक्त इन लोगों ने ये कहा था कि हम इसको जो है मॉडर्नाइज़ करेंगे और लेटेस्ट इक्विपमेंट लाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। वही पुरानी मशीनरियाँ चल रही है जिससे क्वालिटी भी बेहतर नहीं हो पा रही है और रेट भी बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। इन खुद की भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इनको खुद को भी प्रॉब्लम है। वो पुरानी मशीनरियों के साथ ज़ाहिर चीज़ें नहीं चलती। तो बस ये चीज़ें हैं, इन मसले को हल करें। देखिए हमारे कोरंगी के अंदर 3 रिफाइनरीज़ हैं। पाकिस्तान की जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है वो 60% यहाँ से कोरंगी से होती है। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें इतना लॉजिस्टिक का वो लोड है, चीज़ें हैं, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाना चाहिए जो कि नहीं बना हुआ है। यहाँ अमूमन ब्लॉकेज चलती है। आप शाम के वक्त निकलें, आप फैक्ट्री से घर 1 से 1.5 घंटे में कम से कम पहुँचेंगे, इतना ब्लॉक हो जाता है सारा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस हिसाब से। रोड नहीं है, खड्डे हैं, ये हैं, सारा डिस्टर्ब है। सीवरेज का सिस्टम ख़राब है सारा, रोडों पे पानी आ जाना, ये होना, तो बहुत सारे मसले हैं। अब सारे 2 मिलियन लोग डेली आउटब्रेक कर रहे हैं, आप देखें उसके हिसाब से। ये सबसे बड़ा लेबर का एक सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल इशू है। और फिर उसके बाद लेबर अपनी वेजेस की बात करते हैं कि अगर हम लो वेज के ऊपर काम करते हैं तो हमें कैसे हमारे इन मसाइल के साथ, क्योंकि उनकी कन्वेंस मुतासर होती है, बिल्कुल आना जाना मुतासर होता है, तो ये तो लेबर के पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। बेचारे वो 8 घंटे ड्यूटी भी देते हैं, 2 घंटे सुबह के ख़राब करें, 2 घंटे शाम के ख़राब करें, तो वो कब घर से निकलते हैं और रात में कब बच्चों में पहुँचते हैं, तो उनके साथ भी बड़ी ट्रेजेडी है। बहरहाल इन चीज़ों को होना। आप देखें हम बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इंडस्ट्रियल जोनों में जाते हैं, क्या इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं। सही बात है। और हमारे यहाँ का जब देखते हैं, जो जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं हमारे एरियाज़, ये हालतें देख के वो समझते हैं कि यार ये क्या है, पाकिस्तान का तो हाल ही ख़राब है। सही बात। तो इंडस्ट्रियल जोन को जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम, ये सारे बेहतरीन होने चाहिए ताकि हमें दुनिया में लगे कि हाँ पाकिस्तान की भी कोई एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, बिजनेस हब है, मतलब एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ आप यहाँ कोरंगी में देख लें, आप इंडस्ट्रियल पार्क में चले जाएं, ठीक है ना, आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा दुबई में आ गए, बाकी एरिया में जाएं तो आपको लगेगा कि कच्ची आबादी में आ गए। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस पे जो है तवज्जो देनी चाहिए। देखें इंडस्ट्रीज़ है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है तो हमारी एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्रीज़ है तो हमारा रेवेन्यू है, बिल्कुल इस पे मुल्क चल रहा है। ऐसा ही है। पता नहीं इस सेक्टर को क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है। तो काटी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए किन किन स्टेक होल्डर्स को आपके साथ जुड़ना चाहिए, और आप समझते हैं कि जिन तक आपकी वॉइस बड़ी इजीली पहुंच सके, जहां पर रेज हो सके, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं आप समझते हैं कि ना ये आपके साथ जुड़ कर अगर काम करेंगे? बिकॉज ये तो कोई इसमें डिनाइल बात है ही नहीं ना, इसमें तो कोई डिनाइल है ही नहीं कि इतना बड़ा बिज़नेस हब है, इंडस्ट्रियल हब है जहाँ से इतना बड़ा बिज़नेस प्रोड्यूस होता है। अभी आपने खुद सियालकोट की एक मिसाल दी, तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि काटी या ऐसी एसोसिएशन जो ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर कराची के अंदर काम करती हैं, उनके साथ इन लोगों का बहुत एक्टिव रिलेशन होना चाहिए और कंटिन्यूसली उसमें नेगोशिएशन भी हो सकें, डिसीजंस भी हो सकें, बात भी हो सकें, तो वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? सर देखें स्टेक होल्डर तो ज़ाहिर है हम फेडरेशन है, चैम्बर्स है, काटी है और टाउन एसोसिएशन है, ये हम हैं। दूसरे एंड पे गवर्नमेंट है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, FBR है। ये चीज़ें बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब हेड हैं, वो बैठ जाएँ, इनको बैठाएँ और इंडस्ट्रीज़ वालों को बैठाएँ और बैठ के मसले को हल करें। जब तक मसला हल नहीं हो, जब तक मीटिंग ख़त्म ही नहीं करें, सुबह शुरू करें, रात हो जाए भले, लेकिन इसको मसले को रिज़ॉल्व करें। देखिए ये फौरी नोयत का मसला है, अगर इस पे नहीं करेंगे तो फिर वक्त गुजर चुका होगा और हम तबाही की तरफ जाएंगे। अभी बहरहाल गवर्नमेंट की अच्छे काम भी हैं, अच्छे काम किए हैं, कुछ हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, नो डाउट। ये नहीं है कि सभी ख़राब है, लेकिन इस तरफ भी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है और इनको देना चाहिए। और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को साथ बैठाएं प्राइम मिनिस्टर साहब
और इनको बिठाएं, डिपार्टमेंट्स को बिठाएं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को बिठाएं, मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ को बिठाएं, FBR को बिठाएं, इनको बिठा के देखें हमारे क्या, ख़ास करके एक्सपोर्टर को बुलाएं, एक्सपोर्टर के साथ बैठ जाएं, उनके प्रॉब्लम क्या है वो फौरी तौर पे जो है ना हल करें। एक्सपोर्ट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी सर्वाइवल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री फिर वहीं से तो चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे फिर पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, बाहर से बाकायदा डॉलर भी आता है और चीज़ें भी यहीं से रन होती हैं और वो मैनेज होती हैं उसके हिसाब से। देखें ना, एम्प्लॉयमेंट है इतनी बड़ी, आप देखें गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती ना एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट कितनी देगी, एक महदूद है। ये सेक्टर ही एक ऐसा है, अब एक एक इंडस्ट्री हमारे पास है जिसमें 7-7, 8-8 हज़ार लेबर है, 10-10 हज़ार लेबर है। सही कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब वो शेयरिंग होती जा रही है, उनकी शिफ्टें कम होती जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे फायर कर रहे हैं, ये बेरोज़गारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ेगा, मुल्क ख़राबी की तरफ जाएगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे बैठें, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाएं और इस मसले को रिजॉल्व करें। बिल्कुल। बस जब हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अब नया बजट आया, उसके बाद उसके दौरान बहुत सारी टैक्स रिफॉर्म की बात हुई, डिसीजन लिए गए जिस पर इंडस्ट्री वाले बड़े नाराज़ हुए कि एकदम से स्विच ऑन एंड ऑफ का मोड जो है वो ऑन कर दिया जाता है, कि एकदम से अनाउंस कर दिया जाता है ऑन पेपर कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। इस तरीके से कदम लिया जाएगा। कितना समझते हैं कि अवेयरनेस का और फिर एडॉप्टेबिलिटी का, एक्सेप्टेबिलिटी का एक फ़ेज़ होना चाहिए जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ को ऑन पेपर लेके एक ऑन पेज आएँ और फिर ख़ास तौर पे वो ऑन बोर्ड हों और फिर उसके बाद उसमें वो अडॉप्ट भी कर सकें, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का कोई भी लाहे अमल होता है जो बड़ा मेजर रिफॉर्म लेकर आते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं और फिर अंदर से ना एक रेजिस्टेंस आती है इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी, और वाला एक ट्रस्ट ब्रेक होता है। कितना ज़रूरी है कि जब ख़ास तौर पे जब टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा हो तो उसमें ऑन बोर्डिंग और इंडस्ट्री की और फिर इन एसोसिएशंस की ज़रूरी है? सर देखें, टैक्स रिफॉर्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये टैक्स का ताल्लुक़ जो है ना IMF से इन्होंने जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। IMF लगाता है हमारे पे टैक्स, सारी चीज़। मैं कहता हूँ IMF क्यों है, IMF को फारिग करें। देखें, अल्लाह ने हमारे को कराची में ही एक इतना बड़ा कोस्टल एरिया दिया है, 1000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। आप ब्लू इकोनॉमी को इस पे मेहनत करें, लेटेस्ट इक्विपमेंट लाएं, आप जो है यहाँ पे काम करें। आपके पास अल्लाह ने इतना बड़ा ख़जाना दिया है, फिशरी का दिया है, दूसरी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह ने दी है इसमें। लेकिन आप निकालें, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, दूसरे मुल्कों को दे दें, वो आके अपनी मशीनरी लगाएंगे, आप IMF को लोन देने वाले बन जाएंगे। IMF का लोन कितना है, उससे 50 गुना ज़्यादा आप इस इंडस्ट्रियल जोन से एक साल में कमा सकते हैं। सही कह रहे हैं। और $1 बिलियन और $2 बिलियन के लिए इतनी पूरी मुल्क जो है मुसीबत का शिकार होता है। 100-150 बिलियन डॉलर आपका पड़ा हुआ है इधर, 100-150 बिलियन डॉलर। आप करें तो सही ना काम। और ये तो इतना बड़ा ख़जाना है कि आप जितना काम करते जाएं कम है, आप 500 बिलियन पे भी लेके जा सकते हैं। ये ख़जाना है पूरा, अल्लाह ने सब चीज़ें दी है इधर, लेकिन कोई करने वाला तो। आप फिशरी देखें, फिशरी की तरफ हम जाते हैं, क्या हाल है। ये 100 साल पुरानी फिशरी चल रही है, कोई हमारे पास नहीं है। वरना सिर्फ फ़िश की एक्सपोर्ट आपकी अच्छी हो जाए और आपका सिस्टम अच्छा हो जाए और दुनिया उसको एक्सेप्ट। अभी हमारी जो फिशरी का सिस्टम है, ये दुनिया नहीं हमारे को एक्सेप्ट, हमारी 2, 4, 5, 10% हो रही है, जबकि दुनिया में इतनी बड़ी डिमांड है इसकी। और अगर हम सही तरीके से इसको प्रोसेस करें, प्रोसेस प्लांट लगाएं, बड़े बड़े जदीद किस्म के प्रोसेस प्लांट लगाएं हम, तो आप देखें एक ही आइटम ये ऐसा है कि आपका IMF की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, और हम खुद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और फिर जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट कब ब्रेक होता है और कब कैसे बिल्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, इसका सवाल के जवाब हम सर से ले रहे होंगे। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं इकराम राजपूत साहब के प्रेसिडेंट हैं काटी के। सर, जाने से पहले आपने कहा कि अगर हम अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करें और उन्हीं को यूटिलाइज़ करें तो हम अपने इन कर्ज़ों की हमें ज़रूरत ना पड़े। हम इन कर्ज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इसी तरीके से जब हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, फिर एकदम से शोर उठता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। फिर ये होता है कि नहीं, अब इन्वेस्टर को दोबारा से दावत दी आती है कि आप पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ट्रस्ट ब्रेक होता है किसी इन्वेस्टर का,
और क्यों जो है वो इन हालात के अंदर हमारे पास ट्रस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रहा, और वो इन्वेस्टर्स बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने कहा कि हमारे पास अच्छी खासा कोस्टल एरिया है, ये सिर्फ कोस्टल एरिया नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की क्या ऐसी डायनेमिक्स हैं कि जहाँ पे समंदर भी लगता है, पोर्ट्स भी हैं, जो बड़ी एक वाइटल हमारी पोजीशन है, प्लेसमेंट है जो वर्ल्ड मैप के ऊपर है। तो ऐसा क्या है कि जो इन्वेस्टर हम पे ना ट्रस्ट लूज़ करता है, और क्या चीज़ ऐसी हो जिससे उसका ट्रस्ट बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट? देखें, हमारा मुल्क जो है वो 1947 में बना, 60s में हमने सऊदीया को लोन दिया। देखें, आज ये बात अजीब सी लगती है, ठीक है ना, हमने दूसरे मुल्कों को, कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है ना, हमारी ये पोजीशन थी। और आज हमारी इसमें क्या है, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे मुल्क में करप्शन का है। सही कह रहे हैं। इतनी करप्शन है कि उसको आज तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। अगर हम खाली अपनी करप्शन पे ही कंट्रोल कर लें तो हमें IMF नहीं, IMF देने वाले बन जाए हम, इतनी करप्शन है हमारी। सिंध में देख लें, दूसरे सूबों में देख लें, बस बहुत ज़्यादा। बहरहाल, तो अभी माशाल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये जो मार्का जीता है इंडिया से, उसके बाद हमारा स्टेटस दुनिया में आप देख लें। मैं भी पिछले दिनों देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो खड़े थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि पहले PM जाते थे वो किस तरह खड़े होते थे, और अब उनकी पोजीशन उनकी, और जिस तरह से वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हर वो अपनी स्पीच के अंदर जो है वो इसका हमारे फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं। तो यह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छा हुआ है। अब सऊदीया के साथ हमारा जो ये भी पैक्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह इससे हमें अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, और आगे जो है बेहतरी नज़र आ रही है। बाकी ये चीज़ें जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे करें। और सऊदीया के, अब देखें, सऊदीया ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है। सऊदीया यहाँ पे 2-3 रिफाइनरियाँ लगवाएं, सऊदीया से लगवाएं। ये हम बहुत पहले से सुन रहे हैं कि जी सऊदीया की रिफाइनरी, लेकिन कोई नहीं आ रही। पाकिस्तान में पुरानी 50-50, 60-60 साल की रिफाइनरीज लगी हुई है, उनकी प्रोडक्ट भी क्वालिटी की नहीं है। आप सऊदीया के लगाएं, सऊदीया में बड़ी बड़ी रिफाइनरी है, 1-2 रिफाइनरी यहाँ लगा देंगे तो आपका ये पेट्रोलियम का मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम ले ना, और फिर इसी से ही हम इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास करप्शन कम हो जाती है, हमारे पास थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाता है, तो हमारे पास चांस है कि हम इन्वेस्टमेंट को सही यूज़ कर सकते हैं। अब आपने कहा कि जी ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट ब्रेक इसलिए होता है कि बाहर से इन्वेस्टर आना चाहता है, लेकिन वो जब यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ प्लानिंग करता है तो डिपार्टमेंटों के हाल देखता है, किकबैक, ये इतना दे दो, ये, तो वो भाग जाता है, कहता है हम यहाँ काम ही नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं इस वक्त मुल्क को, वो बड़ा काम कर रहे हैं, और तमाम बाहर के जो हमारे दौरे हो रहे हैं उसमें वो जा रहे हैं। सऊदीया का ये इतना बड़ा काम उन्हीं का बड़ा इसमें वो है। अब उनको मार्का मईशत में लग जाना चाहिए, मईशत को उठाएं बस। जिस तरह उन्होंने इंडिया को, मोदी ने गलती की ना, वो गलती की हमारे लिए अच्छा हो गया, वो अल्लाह ने अच्छा किया। आज वो मोदी ख्वार हो रहा है, कोई पता ही नहीं उसका, और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दुनिया में उजागर हो रहे हैं। अभी एक डिसीजन लिया था SIFC का, जी, जो एक, जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक शुरू में भी आपने जिक्र किया कि 3 साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती है और नई हुकूमत आती है, वो कहती है पिछले साल जो 3 सालों में काम हुआ है वो तो बहुत ही ख़राब है, तो वो नई हुकूमत फिर नए सिरे से स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर देखा जाए हकीकी मानों में, ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, तो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका पॉलिटिक्स से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ये अपने जो बिज़नेस को लेके चलते हैं, तो ये बिज़नेस माइंडसेट को ज़रूर खातिर में लेके आते हैं और देखते हैं कि ना कैसे बिज़नेस ग्रो करेगा और स्केल करेगा, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन वो अपने बिज़नेस को सिक्योर कर और बड़ी मेहनत से उसको स्केल अप करते हैं। फिर भी हर बार आके ना इन सारे चीज़ों को चेंज किया जाता है और एक चैलेंज बन जाता है एक इंडस्ट्री वालों के लिए और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के लिए। कैसे समझते हैं कि SIFC को और प्रोमिनेंट रोल हो सकता है जहाँ पे लोगों की इंडस्ट्रीज़ के अंदर से हो? अगर हम नेक्स्ट 10 इयर्स को सोचते हैं तो एक डायमेंशन लें जिसको बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सोचना चाहिए, तो कैसे इसको पॉलिटिकली बिल्कुल हटा दिया जाए कि इसको मुतासर ना होने दिया है मईशत को, तभी फिर हम इन कर्ज़ों से बाहर आ सकेंगे, इन महरूमियों से बाहर आ सकेंगे और फिर एकदम से
सारी चीज़ें एकदम से सडनली चेंज नहीं हो पाएंगी। ये क्या होना चाहिए कि इसको बेहतर तरीके से फ्रंट पे आके ना इसका रोल अदा हो सकता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। SIFC का एक बड़ा रोल है और उसको वाकई पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगा कि पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि हाउस से एक जो है इसको एक करारदार के ज़रिए मंजूरी लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग मशीनरी के अंदर 25% लोग बिजनेस कम्युनिटी के होने चाहिए। वाह। आप लाएं तो सही। देखें, उनको पता है कि एक बंदा एक 10,000 बंदों की फैक्ट्री को रन कर रहा है, सही बात। ठीक है ना, मुल्क भी उसी तरह से ही है, तो वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप लाएं, उनको आजमाएं, और आजमाया है। देखें, SM मुनीर साहब को टिडेप का चेयरमैन बनाया था। आप देखें, टिडेप में उन्होंने काम किया, और जब वो नहीं कर सके, उनके आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, वो रिज़ाइन दे के चले गए। तो बिजनेसमैन तो लालच नहीं है उसको, वो अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, वो इज़्ज़त के लिए और मुल्क के लिए करना चाहता है, तो उनको यूटिलाइज़ करें। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हुए हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं, ख़ास करके मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, और ये इनके अंदर इनको इंडक्ट करें। सही कह रहे हैं। ये ज़रूरी है। आप देखें, फिर आपकी एक्सपोर्ट भी देखें, फिर वहाँ भी हमारे बिजनेस लीडरान बैठे होंगे, इधर भी बैठे होंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे, और बैरियर्स रहेंगे, जिसमें लोगों के बीच में हमेशा रेजिस्टेंस रहेगी। Exactly. ना कोई डिसीजन हो पाएगा, फिर अगला बजट आ जाएगा, फिर एक नए रिफॉर्म आएंगे, फिर वो एक चैलेंज का शिकार। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, जो टाइम निकालने का, कामयाबी का सफ़र के लिए, अपनी थॉट शेयर करने के लिए। लास्ट 1 मिनट के अंदर कोई मैसेज आप जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनके लिए देना चाहें और गवर्नमेंट के लिए देना चाहें? बस मेरी तो वही दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान हैं बेचारे, मुख्तलिफ हवालों से, पानी के हवाले से, इलेक्ट्रिक के रेट के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से। तो खुदारा बैठ के इस मसले को रिज़ॉल्व करें, और ऐसे ही हमें लेवल प्ले फील्ड दे दें कि हम रीजन के अंदर जाके बेहतरीन तरीके से कॉम्पीट कर सकें, और इंडिया और बांग्लादेश इन सब से आगे हम जाके एक्सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी को कम करें, बिज़नेस कम्युनिटी को आप अपना हिस्सा समझें और अपने साथ बिठाएं। यही आपके कमाने वाले हैं, यही मुल्क को चलाने वाले हैं, और यही रेवेन्यू जनरेटर हैं। तो इनको ऑन बोर्ड लें, और आप ये फौरी तौर पे ये कदम उठाएं। इस तरह ना हो कि लेट हो जाए, फिर और मामलात हमारे ख़राब होते जाएँ। बहुत शुक्रिया सर। अगर हम देखें, पाकिस्तान को खुदा ने ना बहुत सारी नेमतें दी हैं और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, तो क्यों ना हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। हम बहुत नीचे चले गए थे पिछले 10-12 सालों के अंदर। हमारे थोड़ा सा जो झुकाव था वो नीचे की साइड पे था। अब हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स आने लगे, हमें दिखने लगा है कि ग्रोथ का एक पैटर्न हमारे पास आया। तो व्हाई नॉट कि हम इसको यूटिलाइज़ करें, इस अपॉर्चुनिटी को, और अगले 10 साल का हम स्केल कर सकें। तो उसमें सपोर्ट चाहिए होगी सबकी, सारे स्टेक होल्डर्स की। इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मोहसिन कामयाबी का सफ़र से एक नए गेस्ट के साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।